हे देयर चंद्रिया, क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि फिजिक्स में मैथ्स का क्या रोल है एंड हमें आखिर मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी क्यों? क्या बिना मैथ्स के हम फिजिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब को आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यस, ये कड़वा सच है कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पे कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है। कुछ मैथमेटिशियन मैथ को बस एक एनालिटिकल टूल की तरह देखते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ छुपा हुआ नहीं है, तो वहीं कुछ मैथमेटिशियन इसे बस सिंबॉलिक कैलकुलेशन मात्र बड़ी लिमिटेड देखते हैं। वेल, वो पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। आई मीन, थिंक अबाउट इट। बचपन से लेकर आज तक स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आप मैथमेटिक्स के सिर्फ एक ही पार्ट को एक्सप्लोर करते आए हो, कैलकुलेशन वाला, राइट? चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना, ये सभी हमारे मैथ्स के कंप्यूटेशन वाली एबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। बट माय फ्रेंड्स, ये मैथ्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे डे टू डे लाइफ में भले ही यूजफुल हो, बट रियल मैथमेटिक्स ये नहीं है। रियल मैथमेटिक्स जिसका यूज़ हम एडवांस्ड फिजिक्स में नेचर को स्टडी करने के लिए करते हैं, वो बहुत ही अलग है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा था, या जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को वेक्टर कैलकुलस के साथ मैथमेटिकल फॉर्म दिया था, या फिर जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन के आइडिया को एक इक्वेशन का रूप दिया एंड फिर उस इक्वेशन की मदद से प्लैनेट की ऑर्बिट की इक्वेशन को रिड्यूस किया, इन सभी इंस्टेंसेस में हम मैथ्स को एज ए टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर रहे थे, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं हुआ था। थिंक अबाउट इट। सिर्फ इतना कह देना कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, क्या ये इनफ है? आपको कैसे पता कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं? आई मीन, रिपेल भी तो कर सकती होती। एंड अगर सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं तो कैसे? बस अगर इमेजिन करके किसी स्टेटमेंट को फॉर्म कर देना होता तो हमें शायद कभी मैथमेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। सिर्फ वर्ड सैलेड बनाना फिजिक्स नहीं बल्कि फिलॉसफी होता है। न्यूटन का रूल इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन दिया था एंड उस इक्वेशन की वजह से कुछ एनालिसिस को भी सामने पेश किया था जो बाद में हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहा था। बट स्टिल ये इस सवाल का जवाब नहीं देता कि वाई मैथमेटिक्स एंड क्यों अक्सर फिजिसिस्ट मैथ्स की हमेशा साइड लेने की कोशिश करते हैं। वेल, रीज़न परहैप्स बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत या कोई भी दूसरा लैंग्वेज लाइक लैटिन या जापानीज, इन सभी में यूज होने वाले हर वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। इवन इन पर्टिकुलर केस एक पर्टिकुलर वर्ड का दूसरे लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वर्ड का दूसरे लैंग्वेज में एक से ज़्यादा मीनिंग हो, एंड ऐसे केसेज में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कही गई बात का दूसरे लैंग्वेज में एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, जिससे एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी हमारे सामने आती है एंड उस स्टेटमेंट का दूसरे लैंग्वेज में कोई खास क्लियर कट मीनिंग नहीं रह जाता। या फिर सेम लैंग्वेज में ही सिर्फ कुछ वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होने की वजह से भी कुछ अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ सकती है, जो कि उसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बना देते हैं। अब ऐसे केसेस में कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी, इनका यूज़ करके यूनिवर्स के आइडियाज को एक्सप्लेन करना एंड एक्सप्रेस कर पाना एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन को सामने रखती है। एंड इस समय हमें एक ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो किसी भी तरह से एम्बिगुअस ना हो, जो कि ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कही गई हर बात का एक प्रिसाइज मतलब होता है। यह लैंग्वेज किसी भी तरह से एम्बिगुअस यानी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं है। मैथ्स में कही गई हर बात का एक खास मीनिंग है। थिंक अबाउट इट। स्पेस या टाइम क्या है, इस चीज़ को नॉर्मल वर्ड्स के रूप में डिफाइन करना बहुत ही हार्ड है। एंड अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो पर्सन टू पर्सन उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बस इतना कह दिया होता कि स्पेस और टाइम से मिलकर बना है एंड इसी स्पेस टाइम में होने वाले कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी का जन्म होता है, तो इस छोटे से स्टेटमेंट से कभी भी ग्रेविटेशनल वेव एंड वार्महोल जैसे आइडियाज़ के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। इन सभी आइडियाज़ के बारे में हमें सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद ही पता चला था। एनीवेज, मेरे पास एक बहुत ही बेटर एग्जांपल जिसकी मदद से मैं वर्ड सैलेड एंड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंस को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपके सामने एक वर्ड सैलेड रखना चाहते हैं, ब्लैक होल्स। आई नो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास की सभी चीज़ों को निगल जाता है, जिसके बाउंड्री पे इवन समय भी रुक जाता है एंड उसके सेंटर में हमारे फिजिक्स के सभी लॉज ब्रेक हो जाते हैं। बट इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट आभास मित्रा के मुताबिक
ऐसे ऑब्जेक्ट जनरल रिलेटिविटी में भी पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा वो इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि जब किसी सितारे का कोलैप्स होता है तो कोलैप्स के साथ साथ वो अपनी एनर्जी रेडिएशन के रूप में धीरे धीरे करके खोने लगता है। एंड जैसा कि आप जानते हो E=mc², जहाँ पे m बॉन्ड मास है। आई नो ये टेक्निकल टर्म है, बट एट द मोमेंट आप इसे फैक्ट की तरह याद रखने की कोशिश करो। फ्यूचर की वीडियो में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बिकॉज जनरल रिलेटिविटी में मास का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मास वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग है जो जनरल रिलेटिविटी में कई फिजिसिस्ट को कई सालों तक परेशान करती आई है। एनीवेज, जैसे जैसे स्टार रेडिएशन की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करेगा, समय के साथ साथ उसकी एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड तब तक उस इक्वेशन की मदद से ऐसे सितारे का बॉडी मास 0 हो जाएगा। इधर आप एडीएम मास या कोमार मास का भी यूज कर सकते थे, बट एंड में सभी मास का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। एंड ऐसे में अगर आप m=0 वाले कंडीशन का यूज करके एक ब्लैक होल को बनने में कितना टाइम लगेगा इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपको इक्वेशन इनफाइनाइट आंसर देंगे, जो कि हमें ये बता रहा है कि ऐसा ब्लैक होल कभी फॉर्म नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, अगर ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ कभी फॉर्म ही नहीं होगी तो इसका सिंपली ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स या सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड लॉजिकली सोचो तो ये एक तरह से सही भी लगता है, बट नो, अगर आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आभास मित्रा के मैथमेटिकल एनालिसिस को देखोगे तो उसमें आपको कई जगह एरर्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिल जाएंगे। एक आइडिया जो वर्ड सैलेड के रूप में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड शायद लॉजिकली करेक्ट भी, इंडीड मैथमेटिकली गलत है। बस थोड़ा सा सोचो, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसका जड़ ब्लैक होल है तो क्यों ना इसी जड़ को काट दिया जाए, ना रहेगी बांस एंड ना बजेगी बांसुरी। आफ्टर ऑल हम वर्ड सैलेड ही तो बना रहे हैं एंड ऐसे में एक आइडिया को कुछ दूसरे आइडियाज के साथ जोड़ के एक ऐसी स्टोरी का रूप दे देना जो कि सुनने, सोचने और समझने में काफ़ी लॉजिकल लगे, ये काफ़ी आसान है। वर्ड्स के साथ आर्गुमेंट करने में हम स्टेटमेंट की मीनिंग बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ओके, मेरा ये मतलब नहीं था बल्कि ये था, बल्कि मैथ्स के साथ ऐसा करना इम्पॉसिबल है। साथ में मैथमेटिकल स्टेटमेंट में एरर्स को खोजना रिलेटिवली इजी है बिकॉज मैथमेटिकल आइडियाज प्रिसाइज होते हैं। एक वर्ड सैलेड के रूप में पूरी की पूरी थ्योरी नहीं हो सकती। आज आप फिजिक्स में जो भी पढ़ते हो वो कुछ सिंपल आइडियाज पे बेस्ड है। लाइक पार्टिकल फिजिक्स में आपने ये सुना होगा कि टोटल 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, या फिर ग्लूऑन जैसे फोर्स कैरियर के बारे में ही। ये सभी आइडियाज हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद आए हैं। ऐसा नहीं था कि फिजिसिस्ट ऐसा सोच रहे थे क्यों ना हम 6 तरह के क्वार्क के आइडिया को प्रपोज कर दें बिकॉज 6 मेरा फेवरेट नंबर है। नो, फिजिक्स के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल रीजनिंग है, बट देन अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ्स इज एवरीथिंग। मैथ्स की मदद से हम अपनी फिजिकल थ्योरी के पॉसिबल इम्प्लीकेशन और सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इन दी एंड जब थ्योरीज को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लोर करने की बात आती है तो हमें वापस से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वाई? वर्ड्स के साथ आप क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और एल्स आज एस्ट्रोलॉजी भी साइंस में कंसीडर हो रहा होता। किसी चीज़ का एक्चुअल साइंस में कंसीडर होने के लिए उसका न्यू तरह का प्रेडिक्शन करना एंड हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप वर्ड सैलेड के साथ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन फिजिक्स। बट अल्टीमेट हाइपोथेसिस करना एंड रियल वर्ल्ड में किस चीज़ को किस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से स्टडी करना है, ये काम बहुत ही हार्ड है। फिजिसिस्ट ना सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस को कर रहे होते हैं बल्कि साथ में मैथ्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। एंड जब उनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है एंड बाकी सभी मॉडल के साथ कंपैटिबल होती है तो हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक्सप्लोर करके न्यू प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट ऐसा मेरा मानना है। मैथ्स हमारे फिजिक्स का अंत नहीं बल्कि हमारे मुसीबतों की शुरुआत है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो। अगर आपको कुछ न्यूज़ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। टिल वी मीट अगेन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।